अगर इस कहानी के किरदारों को ड्रामे के असल मकासद की भनक में मिल जाती तो इस जोड़ तोड़ से मतलूबा नताइज हासिल नहीं किए जा सकते थे। मेरे ज़हन में ख्यालात की रोक किसी तेज रफ्तार फिल्मी फीते की तरह चल रही थी। मैंने लम्हों ही में ये सब सोचते हुए अव्वल खान से कहा, जो कुछ तुम कह रहे हो मैं वही करूंगा। जब तक हालात दोबारा साजगार नहीं होते हमें एक दूसरे से दूर ही रहना चाहिए। तुमने जो सूरत हाल बताई है इससे तो ये जाहिर होता है कि फैक्ट्री में मौजूद तुम्हारे आदमी भी किसी भी लम्हे रुखसत हो जाएंगे। इनका ताल्लुक स्टेशन 4 के हमले से है जो बरतरफ किया जा चुका है। जब तक इन्हें बरतरफी की खबर नहीं मिलती वो तुम्हारी तहवील में है। मेरी मानो तो इस मोहलत का फायदा उठाओ और मोतीलाल की गर्दन काट कर उसे भी कहीं ठिकाने लगवा दो। इसका जिंदा या मुर्दा हालत में फैक्ट्री से बरामद होना बहुत खतरनाक साबित होगा। वो हमेशा के लिए जहांगीर के खून के प्यासे हो जाएंगे। वैसे भी तुम तना रह गए, तुम मोतीलाल को ज्यादा देर तक नहीं संभाल सकोगे। खुद रुपोश रहकर इससे भी छुपाए रखना मुमकिन नहीं होगा। शायद इसी बारे में मजीद कुछ कहना चाहता था। मैं नरमी से उसकी बात उचक ली। तुम्हारा मशवरा बहुत मुनासिब और बरवक्त है। मैं स्टेशन 4 पर आने वाले अताब से बाखबर होने से पहले ही मोतीलाल को जहन्नुम वासिल करके कहीं फेंक देने का हुक्म दे चुका हूँ। हो सकता है कि अब तक तुम्हारा कोई आदमी इसकी लाश लेकर यहाँ से निकल भी गया हो। शाबाश। अव्वल खान की आवाज पुरजोश होगी। ये इन हरामजादों के मुंह पर भरपूर तमाचा होगा। स्पेशल टास्क फोर्स की जड़ों की तलाश में निकलने वाले का यही अंजाम होना चाहिए। तुम आज तक शायद सिर्फ इसीलिए अपने दुश्मनों के हर मोहलक वार से बचते रहे हो कि तुम्हारी छठी इस वक्त से पहले ही आने वाले खतरात का इदराक कर लेती है और तुम अपनी चाल चल जाते हो। मोतीलाल की लाश मिलेगी तो वो सब गुस्से में अपने बाल नोचते रह जाएंगे और इन्हें इस कत्ल का कोई सिरा हाथ नहीं आ सकेगा। हाँ, मैंने जहरीली हंसी के साथ कहा। प्रताप अधिकारी के पैगाम के बाद मुखर्जी और दूसरे लोग यही सोच रहे होंगे कि इश्तिहार की मुद्दत गुजरने तक मोतीलाल के साथ कुछ नहीं किया जाएगा। मोतीलाल के बाद मुखर्जी की बारी है। मेरे पोशी में भी उस पर निगाह रखने की कोशिश करूंगा। कोई हमाकत न करना। रिसीवर पर अव्वल खान की नासियाना घुर्राहट उभरी। जंग में कामयाबी का बुनियादी असूल यह है कि दुश्मन को जब तक पूरी तरह बेदस्तो पा न कर लो उसे हकीर न समझो। तुम बेफिक्र रहो। रेवड़ में चलते हुए मकार भेड़िए भी कभी कभार गाफिल हो जाते हैं, लेकिन गौल से बिछड़े हुए दरिंदे बहुत चालाक और खूनखार हो जाते हैं। हो सकता है कि तुम्हारी रफाकत से मुख्तसर सी महरूमी के नतीजे में मेरी बहुत सी कमजोरियां मेरे सामने आ जाएं। मुझे बहुत देर होगी, अब मैं चलता हूं। अव्वल खान की आवाज में एक मरतबा फिर उदासी तैर गई। वो कह रहा था, पता नहीं हम लोगों को दोबारा कब एक दूसरे से मिलना नसीब हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम एक दूसरे को कभी नहीं भूल सकेंगे। यही अच्छी यादें जिंदगी का सरमाया होती है। अच्छा किया तुमने सरमाए का जिक्र छेड़ दिया। मैंने अपने ज़हन में उभरने वाले एक फौरी ख्याल के तहत कहा, तुम्हें मालूम है कि हमारा सारा सरमाया जहांगीर की तिजोरी में मुकफ्फिल है। अभी तक तो तुम्हारी वजह से हम उस तरफ से बेफिक्र थे। अब इस घर और वहां मौजूद असासों का क्या बनेगा? गनीमत हुआ कि मैंने वहां STF के आदमी मामूर नहीं किए थे, वरना आज वो मकान भी बिल्कुल खाली बल्कि वीरान हो जाता। वहां दाखिले की क्लीद जहांगीर के पास है। मैंने सिक्योरिटी कंपनी को 1 माह का पेशगी मुआवजा दिया हुआ है। जहांगीर पाबंदी से ये रकम अदा करता रहेगा तो वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। जहांगीर जब चाहे कार्ड दिखाकर घर में जा सकता है। मौका पाकर तुम लोग वहां से नकदी और जेवरात वगैरह निकाल सकते हो। फिलहाल बाकी असासों को भूल जाओ। जिंदगी रही तो जहांगीर ऐसे बतेरे असासे बना लेगा। तो उसके लिए मेरा दोस्ताना मशवरा है कि वो अब इस मकान में रहाइश का ख्याल तर्क करके उसे पूरे साजो सामान समेत बेचने की फिक्र करे और खामोशी से क्लिफ्टन या डिफेंस में कोई घर ले दे। ये घर हमारे बहुत से दुश्मनों की नजरों में आ गया है। वो जहांगीर को चैन से नहीं रहने देंगे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने बड़ी वजाहत से ये मसला भी साफ कर दिया, वरना मैं अपनी सारी उम्र की कमाई के बारे में फिक्रमंद हो गया था। तुम्हें मालूम ही होगा कि गन बोर्ड की फरोख्त से हासिल होने वाली खतीर रकम सलमा की तिजोरी में महफूज है। फिक्र न करो, पेशगी माहाना मुआवजा अदा किया जाता रहा तो इस घर का एक तिनका भी इधर उधर नहीं हो सकेगा। बस अब मुझे इजाजत दो, जिंदगी रही तो फिर कभी मुलाकात होगी। आखिरी फिक्रे पर अव्वल खान की आवाज भरा गई और मैं ऐसे शदीद जज्बाती उबाल से दो चार हुआ कि कोशिश के बावजूद मेरी जुबान से चंद खूबसूरत अलविदाई अल्फाज न निकल सके और लाइन बेजान होगी। मैं अव्वल खान से बातों में ऐसा खोया हुआ था कि मुझे पता नहीं चल सका कि वो सब कब मेरे गिर्द आ बैठे थे। रिसीवर रखकर मैंने अपनी आंखें मसल कर नमी की लाई हुई धुंधलाहट साफ करने की कोशिश की थी तो सबसे पहले गजाला सवाल कर डाला, स्टेशन 4 पर क्या अताब आया है? आज तुम अव्वल खान से कुछ अजीब लबल लहजे में बातें कर रहे थे, क्या परेशानी है? मुझसे पहले ही सुल्तान शाह बोल पड़ा, क्योंकि वो पहले से मेरे साथ बैठा हुआ था और उसने मेरे मुकालमे अव्वल तक आखिर तक सुने थे। वो इन लोगों से मुखातिब होकर कह रहा था, डैनी से ये पूछो कि परेशानी क्या नहीं है। अगर मेरे कानों ने मुझे धोखा नहीं दिया तो अव्वल खान को स्पेशल टास्क फोर्स से निकाला जा चुका है और वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकेगा। सुल्तान शाह की उस सनसनीखेज इतला पर उन सबके दहानों से अजीब व गरीब ताहयुर ज़दा आवाजें बरामद हुई और लम्हा भर बाद सब ने अपने अपने सवालात की यलगार शुरू कर दी। गनीमत है कि हमें सोते से उठकर ये सब कुछ नहीं करना पड़ा।
मैंने उन लोगों को बददिली से बचाने के लिए अपने हुसान पर काबू पाते हुए कहा, हम पहले ही यहाँ से कूच की तैयारी करने लगे हैं। अब तक मोतीलाल को हलाक करके उसकी लाश यहाँ से ले जाई जा चुकी होगी। हम नाश्ता करके किसी भी लम्हे यहाँ से रवाना हो सकते हैं। अव्वल खान मुझे यही बातें बता रहा था। अव्वल खान की अमायत खो देने के बाद ये सब तो होना ही था। गजाला ने मेरी बात काट कर एहतजाज किया, और ये होता भी रहेगा। लेकिन अव्वल खान के साथ क्या हुआ, उसे क्यों निकाला गया? मैंने गौर से वीरा की तरफ देखा। इस वक्त खिलाफे मामूल उसका चेहरा बिल्कुल सर्द और सपाट था। आंखें तक हर तहासुर से यकसर आरी हो गई थी। मैंने अपनी निगाहें उसके चेहरे से हटाकर कहना शुरू किया, यह हाथी का कीना है जिसने रंग दिखाया है। अमेरिकन हर उस फर्द और इदारे को तहस नहस कर देने का फैसला कर चुके हैं जो हर कीमत पर हमारे कौमी मफादात की सरबुलंदी के लिए काम करता हो। उन्हें यह गवारा नहीं हुआ कि उनकी CIA की तर्ज पर कोई एजेंसी दुनिया का कोई छोटा मुल्क अपनी सलामती के लिए कोई स्पेशल टास्क फोर्स कायम करने की जसारत करे, और फिर टास्क फोर्स भी ऐसी जो कारकर्दगी के लिए अपने बड़ों के अलावा किसी को जवाब देना हो, मकामी कानून से मुआवरा इकदामात करने की आज़ादी हो। कल अव्वल खान ने हमारे 3 साथियों को पुलिस की तहवील में से निकालते हुए जो किरदार अदा किया वह बदकिस्मती से राज नहीं रह सका। एलन से कोई बात पोशीदा न रह सकी। उसने अपनी हासिल की हुई मालूमात अपने आगाहों तक पहुंचा दी, और उन्होंने देखते ही देखते एक वावेला खड़ा कर दिया जो अव्वल खान और STF के स्टेशन 4 को अपने साथ बहा कर ले गया। इस शर्मनाक तमहीद के बाद मैंने उन्हें असल वाकयात बताने शुरू कर दिए। बातों के दौरान ही गजाला ने मुझे चाय की एक प्याली थमा दी। मैं मानता हूं कि वक्त बहुत कम और मामला संगीन है। जहांगीर ने सबको रवानगी पर आमादा पाकर बौखलाए हुए अंदाज में कहा, लेकिन इतनी उजलत भी मुनासिब नहीं है। हमें कुछ फैसले भी करने हैं। कैसे फैसले? वीरा घुरा कर उस पर चढ़ दौड़ी और मजीद बौखला गया वो। हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? यहाँ कौन रहेगा? फैक्ट्री का क्या बनेगा? रेशम खान और दूसरे आदमियों को क्या बताया जाएगा? वो वीरा से चंद कदम दूर हटकर मुदाफाना अंदाज में बोला, हमें जहां भी जाना होगा यहां से बाहर निकलकर फैसला करेंगे। वीरा तेज लहजम बोली, फैक्ट्री जाए भाड़ में। तुमने सुना नहीं कि अव्वल खान ने क्या कहा है? जिंदा रहोगे तो ऐसी 50 फैक्ट्रियां खड़ी कर लोगे, समझे? तुम यहीं रहना चाहते हो तो खुशी से रहो। वो तुम्हारे बदन का एक एक रेशा उधेड़ डालेंगे और तुम इन्हें कोई नई बात बताकर अपनी जान नहीं छुड़ा सकोगे। अगर एक शरीफ आदमी की तरह हमारे साथ चलने पर आमादा हो तो रेशम खान या किसी और से कुछ कहने की जरूरत नहीं। उन्हें समझने दो कि हम किसी काम से या आवारागर्दी के लिए जा रहे हैं। जब इनके सर पर मुसीबत पड़ेगी तो वो खुद ही संभाल लेंगे। इन्हें किसी अदाकारी की जरूरत पेश नहीं आएगी। हर बात फितरी अंदाज में मुंह से निकलेगी। नहीं, ये रेशम खान के साथ जुल्म होगा। मुझे वीरा का खुद गर्जाना मशवरा पसंद नहीं आया। वो लोग हमारे निकल भागने का सारा गुस्सा रेशम खान पर उतार डालेंगे। अगर उसे जिंदा छोड़ दिया गया तब भी वो उम्र भर के लिए अपाहज होकर रह जाएगा। इसे हमारे पीछे ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। और बकिया तीनों आदमी? गजाला अपने साथ हर एक के बारे में सोच रही थी। इनमें से एक मोतीलाल की लाश लेकर जा चुका होगा। वो तीनों STF के आदमी है। इन्हें किसी भी वक्त बरतरफी के अहकामात मौसूल हो सकते हैं। वो फैक्ट्री को ताला लगाकर खामोशी से चल देंगे। अगर हमारे दुश्मन उनके जाने से पहले पहुंच भी गए तो वो इनके साथ बुरा सलूक नहीं कर सकेंगे। खुफिया तंजीम से ताल्लुक रखने के बावजूद इन लोगों को बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हासिल हैं। हम सब तो इनसे कुछ कहे सुने बगैर निकल सकते हैं, लेकिन रेशम खान इन्हें कैसे जुल्म दे सकेगा? इस वक्त जहांगीर की खोपड़ी शायद बिल्कुल ही माऊफ होकर रह गई थी। मैं नहायत तहम्मुल से काम लेते हुए उसे समझाया, तुम कोई गड़बड़ कर दोगे, इंटरकॉम पर उसे ऊपर बुला लो, मैं खुद ही उसे पूरी बात समझा दूंगा। सुल्तान शाह को मैंने फौरन ही दोनों गाड़ियां तैयार करने के लिए भेज दिया। हमारी कुल नफरी 5 नफूस पर मुश्तमिल थी और हम सब वहां से एक गाड़ी में भी रवाना हो सकते थे। लेकिन फैक्ट्री के गैराज में जहांगीर की दूसरी गाड़ी मौजूद थी। मैं किसी हंगामी जरूरत के लिए उसे भी निकाल ले जाना चाहता था। 2 गाड़ियों में बंटकर हम एक दूसरे का ध्यान भी रख सकते थे। वीरा को जरा देर से ख्याल आया कि मैंने सुल्तान शाह को 2 गाड़ियां तैयार करने की हिदायत देकर भेजा था। उसने चौंक कर इस्तफसार किया तो मेरे पास पहले से जवाब तैयार था। दूसरे इम्कानात के अलावा यह भी हो सकता है कि हम यकजा रहने के बजाय 2 अलग अलग ठिकानों का रुख करें। अगर दोनों गाड़ियां नागुज़ीर वजूह की बिना पर एक दूसरे से बिछड़ जाएं तो वक्त बर्बाद करने और भटकने की जरूरत नहीं। हर पार्टी किसी भी महफूज होटल में पनाह हासिल कर ले। ऐसी सूरत में दोनों पार्टियों का एक एक फर्द आज शाम 7 बजे कबाब पराठे वाले बिंदु खां के होटल पर पहुंचेगा, ताकि मालूमात के तबादले के साथ आइंदा का तरीकाकार भी तय कर लिया जाए। ये अच्छी बात है कि तुम फैसले करने के साथ साथ सोचते भी जा रहे हो, वीरा मुंह बनाकर बोली। इसी दौरान में रेशम खान पुरशोर अंदाज में जीने तय करता हुआ ऊपर आ गया। उसके ड्राइंग रूम में आने से पहले ही मैं लपक कर बरामदे में पहुंच गया। नीचे क्या हो रहा है? दूसरे आदमी कहाँ है? मैंने सरसरी अंदाज में पूछा। एक आदमी कैदी का लाश लेकर गया है। रेशम खान मेरे करीब होकर सरगोशियाना लहजम बताने लगा। वो खंजीर के बच्चे को चूहा लोग ने बहुत काटा था। रात भर में वो पुल कर शेर का बच्चा बन गया था। उसे मारना पड़ा या वो पहले ही मर चुका था? मैंने तजस्सुस से पूछा। हमारा ख्याल है कि वो जिंदा था। रेशम खान की आवाज हैजान ज़दा होने लगी। वो अपने पैर पर चलकर गाड़ी में आया और फिर मर गया। अरशद बोलता था कि वो जिंदा मिला तो हम उसका गर्दन तोड़ देगा। तुमको मालूम है कि तुम्हारे साहब के दुश्मन कितने खतरनाक हैं?
वो खुद भी पीछे लगे हुए हैं, पुलिस को भी भड़का रहे हैं। अभी हम लोग सिफारिश के लिए बड़े अफसर की तरफ जा रहे हैं। हमारे जाने के बाद तुम भी इन दोनों से कोई बहाना करके यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे लिए भी खतरा है। अच्छा साहिब, उसने सआदतमंदी से सर हिलाकर कहा। हम कब वापस आए? वापस नहीं आना, मैंने तेजी से कहा। रेलगाड़ी का टिकट लो और फौरन गांव चले जाओ। हालात अच्छे होंगे तो तुम्हारा साहब तुम्हें वापस बुला लेगा। उसकी आंखों से हैरत और बेयकीनी झलकने लगी। खतरे का एहसास दिलाने के लिए मैंने फौरन ही बोलना शुरू कर दिया। रात को पुलिस साहब को ले गई थी, वो तुम्हें भी ले गई थी। शहरों में पुलिस वाले मालदार सेठों के साथ ज्यादती करते हैं। इनके राज उगलवाने के लिए इनके गरीब मुलाजमों की खाल उधेड़ डालते हैं। इसलिए तुम्हारा साहब कहता है कि खतरा दूर होने तक तुम इस शहर में ना रहो, अपने गांव चले जाओ। यहाँ का चौकीदारी कौन करेगा? उसे दूसरी फिक्र लाक होगी। अरशद के आदमी यहाँ की देखभाल कर लेंगे। अब तुम जाओ, हम अपना साहब से मिल ले। वो मुल्तजई नजरों से देखते हुए कि गया। ठहरो, मैं उसे यही भेजता हूँ। ये कहकर मैं अंदर की तरफ बढ़ गया। जहांगीर ने मुस्तफिराना निगाहों से मेरी तरफ देखा और मैंने जलकर कहा, जाओ, वो तुमसे आखिरी मुलाकात करनी चाहता है। उससे गले मिलकर रोना ना शुरू कर देना। आदमी को हर वक्त अपनी जुबान से खैर के कलमात अदा करने चाहिए। तो गजाला के लहजे में मेरे लिए हल्की सी सरजश थी। क्या पता कब कौन सी बात कबूल कर ली जाए। मैंने उसे कौन सी गाली दी है? मैंने पूछा। आखिरी मुलाकात भी खतरात में घिरे हुए जोमानी अल्फाज साबित करती है। आपस के मामलात में मैं इतनी बारीक सोच नहीं सोच सकता। ये कहकर मैं नकासी के रास्ते की तरफ बढ़ता चला गया। रेशम खान ने जहांगीर को वाकई अपने बाजुओं में किसी बच्चे की तरह उठाकर अपने सीने से लिपटाया हुआ था। अंदरूनी हिजान से उसका ठोस बदन जोर जोर से हिल रहा था और आंखों से पानी बह रहा था। वो बुरे वक्त में अपने मालिक को अकेला छोड़कर जाने की वजह से परेशान था। गाड़ियों में बैठने की बारी आई तो जहांगीर वीरा से हट गया। डैनी और गजाला एक कार में और हम तीनों दूसरी कार में जाएंगे, वीरा ने कहा। नामुमकिन, जहांगीर झल्ला कर बोला। मैं तुम्हारे साथ हरगिज नहीं जाऊंगा। मैंने मुसलसल चंद रोज भी तुम्हारे साथ गुजार लिए तो मुझे तीसरे दर्जे की टीबी हो जाएगी। ठीक है, तुम हमारे साथ आ जाओ। मैंने वो बहस वहीं खत्म कर दी और अगली गाड़ी की तरफ बढ़ गया। गाड़ी मुझे चलानी थी। गजाला ने खुद अकबी नशिस्त पर बैठकर जहांगीर को अगली पैसेंजर सीट पर बैठने का मौका देना चाहा, लेकिन वो जबरदस्ती पीछे ही धंस गया। मैंने इग्निशन में चाबी लगाई ही थी कि जहांगीर बोल पड़ा, रेशम खान हमारे साथ जाए या बाद में फरार हो, अव्वल खान के आदमियों को हमारी चालबाजी का इल्म हो ही जाएगा। हमारे बाद वो बेचारा पैदल कहाँ मारा मारा फिरेगा। उसे भी साथ ही ले लो, रास्ते में उतार देना। उसकी बात माकूल थी। मैंने इशारे से रेशम खान को अपने पास बुलाया। उसने मेरे इमाम पर अपनी राइफल STF के एक शख्स के हवाले की और नहायत बेताबाना अंदाज में जहांगीर के बराबर में बैठ गया। मैंने इंजन स्टार्ट करके गाड़ी आगे बढ़ाई तो फाटक खुल चुका था। हमारी दोनों गाड़ियां खुले हुए फाटक से निकल ही रही थी कि सामने एक हेलमेट पोश मोटरसाइकिल सवार आ रुका। उसके अंदाज से साफ जाहिर हो रहा था कि वो जहांगीर की फैक्ट्री ही में ताकिल होने का इरादा रखता था। वो जसीम और सख्त जान नजर आ रहा था। उसकी मोटरसाइकिल भी फौजी साख्त की और ताकतवर इंजन वाली मालूम हो रही थी। मैंने कनखियों से देखा कि उसने बशीर की तरफ देखकर शनासाई के अंदाज में अपने सर को खफीफ सी जुम्बश दी थी। ठहरो, जहांगीर मेरे निशाने पर हाथ रखकर इस्तरारी अंदाज में बोला। शायद ये मोटरसाइकिल सवार फैक्ट्री ही में आया है। देख लीजिए क्या चाहता है। सुकून से बैठे रहो, मैंने उड़ा कर कहा और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। ये अपने तौर तरीकों से नीम फौजी लग रहा है। मेरा ख्याल है कि ये STF वालों की बरतरफी का परवाना लेकर आया है। इस वक्त हम रुके तो फिर यहीं फंस कर रह जाएंगे। सुल्तान शाह ने मेरी तकलीफ में दूसरी गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी थी। मैंने अकबनुमा आईने में देखा कि रास्ता साफ होते ही वो मोटरसाइकिल खुले हुए फाटक में दाखिल हो गई थी। साहब, पूरा फैक्ट्री खुला पड़ा है, ये लोग और क्या करेगा। गाड़ी में रेशम खान की फिक्रमंदाना आवाज उभरी। तुम हुक्म करो तो हम अभी इधर ही रह सकता है। चुपचाप बैठो और गाड़ी से उतरते ही अपने गांव भागने की फिक्र करो। जहांगीर ने खुश्क लहजा में कहा, जो बात एक दफा समझा दी है उसे अपने जहन में रखो। आगे पहली बगली सड़क नजर आते ही मैंने सीधी सड़क छोड़कर अपनी गाड़ी उसी तरफ मोड़ ली। मुझे मोटरसाइकिल सवार की तरफ से खतरा था कि कहीं वो फैक्ट्री खाली हो जाने की खबर मिलते ही हमारी तलाश में निकल खड़ा ना हो। अव्वल खान से मुझे जो कुछ मालूम हुआ उसका लब्बे लबाब ये था कि स्पेशल टास्क फोर्स की आला क़यादत ने अपनी सारी तादीबी या दिफाई कार्रवाई स्टेशन 4 के हमले तक महदूद रखी थी। इस गर्दिश की वजह से मेरे या मेरे साथियों के खिलाफ कोई फैसला नहीं किया गया था। मुमकिन है कि फैक्ट्री पहुंचने वाला मोटरसाइकिल सवार सिर्फ 3 अफराद की बरतरफी और फौरी रवानगी के अहकामात लेकर आया हो। लांडी से निकलकर नेशनल हाईवे पर बाएं तरफ थोड़ी दूर चलने के बाद मैंने गाड़ी एक किनारे से लगा दी। खिड़की से हाथ बाहर निकालकर इशारा किया और सुल्तान शाह ने वो देखकर अपनी गाड़ी को सुस्त कर दिया। गाड़ी से उतरते हुए रेशम खान एक मरतबा फिर जज्बाती होने लगा, लेकिन मैं कुर्बो जवार में मौजूद अफराद की भारी तादाद के सामने कोई तमाशा नहीं बनाना चाहता था। इसलिए मैंने रेशम खान के उतरते ही अलविदाई कलमात कहकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। इस बार हमारी भाग दौड़ का अंजाम कुछ खुशगवार नहीं रहा। गजाला ने गहरा सांस लेकर कहा, अव्वल खान से लेकर जहांगीर तक सब ही एहताब में आ गए हैं, कोई खुश नहीं है। ये होता रहता है, जहांगीर ने सपाट आवाज में कहा। मैं तुम लोगों के मामलात में बहुत ज्यादा मुलव्विस नहीं हुआ, लेकिन मेरा अंदाजा है कि मोतीलाल को खत्म करके तुमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है।
हमें इस कामयाबी की भारी कीमत अदा करनी पड़ी है। मैंने कहा, सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ है कि हम स्पेशल टास्क फोर्स की तबाहकुन ताकत से महरूम हो गए। गजाला की आवाज पुरमिलाल होगी। पाकिस्तान आने के बाद शायद आपको पहली बार कानून के मुहावजों की फिक्र करनी होगी। गजाला के आखिरी फिक्रे पर मैं चौंक पड़ा। हकीकत में मेरा माजिद दागदार था। हेरोइन फरोशों की सरबराही और शहर के शोहरा पुश्तों से गहरे मरासम की वजह से मैं बहुत से मामलात में पुलिस को मतलूब था और वो सूरत-ए-हाल इतनी संगीन थी कि मैं यूरोप से पाकिस्तान वापस आते हुए अपनी असल सफरी दस्तावेजात इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं कर सका था, बल्कि पीटर वाग के फर्जी नाम से सफर करता हुआ पाकिस्तान में इमिग्रेशन के मराहिल से गुजरा था। इसके बाद भी कानून के मुहावजों से एक तवील अरसे तक मेरी आंख मचोली जारी रही, लेकिन अव्वल खान से मरासिम इस्तवार होने के बाद मैं इन तमाम फिक्रों से आजाद हो गया था। इस वक्त बैक वक्त दो खतरनाक बातें यकजा हो गई थी। पहली ये कि अव्वल खान को माजूल करके कराची में स्पेशल टास्क फोर्स की तमाम सरगर्मियां फौरी तौर पर मुअत्तल कर दी गई थी। दूसरी ये कि एलन ने मुझे बेबस करने के लिए मकामी पुलिस को मेरे पीछे लगाकर उन्हें अपनी यादाश्त ताज़ा करने का मौका फराहम कर दिया था। कोई भी ज़हीन पुलिस अफिसर सिर्फ मेरे नाम के सहारे मेरे पिछले रिकॉर्ड की पड़ताल शुरू कर सकता था। अगर यहाँ के हालात जल्द ही साजगार न हो सके तो हम बाहर निकल जाएंगे। मैंने गजाला की तसल्ली के लिए कहा, कुछ वक्त गुजारने के बाद हम दोबारा यहाँ वापस आ सकते हैं। मुझे अपने प्रोग्राम से बाहर ही रखना। जहांगीर ने भराई हुई आवाज में कहा, मैं ज्यादा देर तक तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनूंगा। शहर में दाखिल होने से पहले ही मुझे कहीं उतार देना। मैं चंद रोज आराम करके अपने घर से रकम, जेवरात और चेक बुक्स ताकि किसी पुरस्कून इलाके में नया मकान खरीद कर सलमा को लाहौर से बुला सकूं। वो लाहौर में पड़े पड़े उकता गई होगी। ये कहो कि तुम्हें शिद्दत से बीवी की याद सताने लगी है। मैंने उसे छेड़ा। वो एक गहरा सांस लेकर रह गया और कदरे तवक्कुफ के बाद बोला, बीवी में कोई गुन हो तब ही वो याद आती है। सच बात तो यह है कि मुझे अपना बेटा बहुत याद आ रहा है। औलाद की मोहब्बत अजीब असर रखती है। बीवी और बेटे को भी बुला लेना, लेकिन हमसे दूर क्यों भागना चाह रहे हो? तुम हमारे होटल में एक अलग कमरा लेकर इत्मीनान से आराम के साथ चंद रोज गुजार सकते हो। सलमा की तिजोरी तक रसाई हासिल करके हमारी रकम हमारे हवाले करके तुम कहीं भी जा सकते हो। मैं तुम्हारी रकम लेकर भाग नहीं जाऊंगा, वो पहली फुर्सत में तुम तक पहुंचा दी जाएगी। वो तल्खी से बोला, तुमने इतने बड़े बड़े चक्करों में अपना पैर फंसाया हुआ है कि ज्यादा देर तक तुम्हारे साथ लगे रहने से मुझे अपनी मिट्टी पलीद होती नजर आ रही है। मैं अपना मखदूश मुस्तकबिल को इसी तरह टाल सकता हूँ कि भीड़ भाड़ के मकामात और होटलों वगैरह में तुम्हारे साथ न देखा जाऊं। मैं अपना कोई नया ठोर ठिकाना बनाने में कामयाब हो गया तो तुम भी इससे फायदा उठा सकोगे। गनीमत है कि तुम आइंदा भी मेल जोल बरकरार रखने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन मैं ये समझने से कासिर हूं कि तुम आराम के लिए होटल वगैरह नहीं तो फिर कहाँ जाओगे? अब तो बेचारी नादिया या मिसेस खान भी जिंदा नहीं है जो चंद रोज के लिए तुम्हें अपने घर में रख ले। कम अज कम भाभी की मौजूदगी में तो बेहुदा बातें मत करो। वो बन्ना कर बोला और गजाला के चेहरे पर जेर लब मुस्कुराहट फैल गई जिसे वो नहीं देख सका और अपनी धुन में कहता रहा, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैं एक शरीफ और घरदार आदमी हूँ। मैं इन खराफात में नहीं पड़ता। दादिया अपने दिल में जो भी समझती रही हो, मैंने कभी भी उसे अपनी सेक्रेटरी से ज्यादा अहमियत नहीं दी। मैंने तुम पर कोई इल्जाम आयद किया ना बेहूदगी की। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि तुम्हारी सेक्रेटरी खुदकुशी कर चुकी है। तुम होटल या भीड़ भाड़ की किसी जगह का रुख नहीं करना चाहते, फिर तुम कहाँ जाओगे? कहाँ आराम करोगे? तुम मेरी फिक्र मत करो, मैंने अपने बारे में सब कुछ सोचा हुआ है। मैं ऐसी जगह जाऊंगा जहाँ किसी का ख्याल भी नहीं पहुंच सकता। वहां रहकर मैं अपने मामला सीधे कर लूंगा। ऐसी कौन सी जगह है जिसका नाम लेते हुए तुम्हें शर्म आ रही है? मैं चंद रोज के लिए किसी अस्पताल में दाखिला ले लूंगा। मजबूरन उसे बताना ही पड़ा। अस्पताल? गजाला ने उसकी तरफ घूमकर हैर से पूछा, तुम जैसे हट्टे कट्टे और सेहतमंद आदमी को अस्पताल में कहाँ जगह मिल सकेगी? कराची में सब कुछ मुमकिन है। महंगे प्राइवेट अस्पतालों वालों का बस चले तो वो जुकाम के मरीज को भी 2-4 दिन के लिए अस्पताल में रख लें। असाबी दबाव और बेचैनी की बिना पर मैं किसी भी अस्पताल में कई दिन गुजार सकता हूँ। पातखलिए में दुनिया की हर नेमत मिलती है और ये अस्पताल बहुत महंगे कहलाने के बावजूद 4 स्टार होटलों से भी सस्ते होते हैं। आदमी 4 और 5 स्टार होटलों का रुख करता है तो ज़हनी तौर पर शाखर्ची पर आमादा होता है, लेकिन किसी बीमारी में अस्पताल का रुख करना पड़े तो माली ज्यादतियां बुरी लगती हैं। मैंने कहा, तुमने अब तक इस अस्पताल का नाम नहीं बताया जहां जाने का इरादा है। गजाला ने उसे टोका। जवाब में उसने जिस अस्पताल का नाम लिया वो मेरे लिए नया नहीं था। इस वक्त सुल्तान शाह और वीरा की गाड़ी हमसे आगे जा रही थी। मैंने उसे अपनी निगाह में रखा हुआ था। पीछे की मुझे ज्यादा फिक्र नहीं थी, लेकिन मैं अकब नुमा आईने में जहांगीर को देखते हुए गैर जरूरी तौर पर सड़क का भी जायजा लेता रहा। काफी देर से हमारे पीछे हल्के सुरमई रंग की एक बंद सुजुकी पिकअप चली आ रही थी। उस पर मैंने ज्यादा ध्यान देने की जरूरत महसूस नहीं की थी। मैंने जहांगीर के प्रोग्राम पर चिढ़ाने वाला तबसरा करते हुए दोबारा उस पिकअप का जायजा लिया। वो मुस्तकिल फासला बरकरार रखते हुए हमारे पीछे चली आ रही थी। उसके अगले कैबिन की दोनों सीटें आबाद थीं। पिछले हिस्से के बारे में कोई अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं था क्योंकि वो आहिनी चादर से पूरी तरह ढकी हुई थी। मेरी छठी हिस्स बेदार होगी। अगर सुजुकी वालों के अज़ाइम अच्छे थे तो हमारी रफ्तार सुस्त होने पर उन्हें आगे निकल जाना चाहिए था। यह ख्याल आते ही मैंने अपनी गाड़ी की रफ्तार कम कर दी।
चंद ही सेकंड में मुझे अंदाजा हो गया कि हमारा और सुजुकी का दरमियानी फासला घटने की बजाय तकरीबन बरकरार रहा। हमारी सुस्त रफ्तारी का अंदाजा करके उन्होंने भी अपनी रफ्तार कम कर ली थी। वो यकीनी तौर पर हमारा ताक़ुब कर रहे थे। मैंने अपने ज़हन पर बहुत ज्यादा जोर दिया, लेकिन ये याद ना आ सका कि मैंने अकबनुमा आईने में पहली बार सुजुकी का अक्स कब देखा था। क्या बात है, आप अचानक ही मुस्तरिब नजर आने लगे हैं। गजाला के लहजे से परेशानी पोशीदा न रह सकी। एक सुजुकी पिकअप हमारा पीछा कर रही है। मैंने नॉर्मल रहने की कोशिश करते हुए कहा। मैंने रफ्तार कम की तो वो भी सुस्त रवि पर उतर आए। पता नहीं कौन लोग हैं, पुलिस पार्टी मालूम होती है। जहांगीर ने शायद गर्दन घुमाकर सुजुकी का जायजा ले डाला था। उसकी आवाज से सख्त वहशत झलक रही थी। आजकल ऐसी गाड़ियों की भारी तादाद पुलिस वालों के इस्तेमाल में है। मालूम होता है कि हमारे सितारे गर्दिश में आ गए। गाड़ी में मौजूद हथियारों को काम में लाए बगैर हम इन लोगों से नहीं बच सकेंगे, हरगिज नहीं। गजाला ने सख्ती से कहा। नताइज खा कुछ भी हो, हम पुलिस वालों से कोई तसादुम मोल नहीं लेंगे। जरा गौर से देखो कि सुजुकी की अगली सीटों पर पुलिस वाले ही हैं। उसके ज़हन पर पुलिस का आसेब सवार है। मैंने बदमज़गी से कहा। सुजुकी में नजर आने वाले दोनों आदमी आम शहरी कपड़ों में हैं। इनसे छेड़छाड़ की जा सकती है।